नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 3 अगस्त है। ग्रुप डी के सभी शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके आने वाले टाइम में ग्रुप डी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास रहेगी, क्योंकि इस क्लास को आज की जो शिफ्टें लगी थी उनके बेस पर बनाया गया है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपके पास है फेंक नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ ताकि अगर आपके दोस्त ने किसी भी शिफ्ट में पेपर दिया है तो वो आइडिया लगा के बता सके कि हाँ सर, आज की सभी शिफ्टों को मिला करके ये है। कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट शिफ्ट का है आपके पास है। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लिए हैं। अब सेकंड शिफ्ट आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे आपके पास है ये क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का भी है, ये फर्स्ट शिफ्ट का भी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्वेश्चन तो सर हमारे पास है ये क्वेश्चन जो है आपके पास है फर्स्ट शिफ्ट का है, ये क्वेश्चन आपके पास है सेकंड शिफ्ट का है। तो ज़्यादातर हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को मिक्स किया है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ गए थे लेकिन टाइप कराने के लिए इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा था। तो इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड हम कर देंगे ताकि आप उसे मॉर्निंग में पढ़ सकें, ताकि थर्ड शिफ्ट में अगर पेपर लगा है तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे वो भी आपके पास पहुंच सके। आज की ये जो क्लास है इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्ड शिफ्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, आपको ये पहले ही बता दिया जाए, क्योंकि मान लीजिए गलती से आपका थर्ड शिफ्ट में ही पेपर था और आप ये चेक करो कि सर क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से इंक्लूड है। ठीक है, आइएगा तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माध्यिका से रिलेटेड है। पहली शिफ्ट में माध्यिका के 2 क्वेश्चन आए थे। माध्यिका के 2 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे आपके पास है? माध्यिका के 2 क्वेश्चन ये आए थे सर, एक क्वेश्चन तो ये आया था और इसके अलावा एक सारणी दे रखी थी और आपसे एक आ गया था कि इसकी आप माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही ऑपरेशन करते हैं, यानी कि इसके बारे में समझते हैं कि माध्यिका क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन है आपके पास है, क्वेश्चन ये है कि आप इसकी माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बताने का सिंपल सा तरीका है कि ये जो डेटा आपको लिखा हुआ है इसको चाहे तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, चाहे आप इसको घटते हुए क्रम में लिखो, बीचों बीच की संख्या आपके पास माध्यिका कहलाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आपको इसकी माध्यिका निकालनी है तो आप फिक्स कर लीजिए या तो कि सर हम इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर बीच में जो संख्या आएगी वही आपकी माध्यिका है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आइएगा, सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को चेक करिए कौन सी है। सर सबसे छोटी संख्या अगर हम बात करें तो 16 है। 16 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 ही बार लिखिएगा आप। यानी सर 16 एक बार आ गया, 2 बार आ गया। अब जस्ट इससे बड़ी कौन सी संख्या आपके पास है? 27 है। तो 27 को लिखिए। जो संख्या आप लिखते जाते हो उसे आप क्रॉस करते हुए जाइए। अब जस्ट इससे बड़ी संख्या लिखनी है आपको, कितनी है आपके पास? 32 है। 32 लिख दिया हमने। इसके बाद कितना आपके पास? सर हमारे पास है 37 है। फिर कितना आपके पास है? सर फिर हमारे पास है 43 है। लिखते जाइएगा और काटते जाइएगा। फिर कौन सा है आपके पास है? सर 64, 65, 67। ये जितनी स्पीड आपकी रहेगी, ध्यान रखिएगा, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाओगे, उतना ही जल्दी क्वेश्चन को आप क्या बना पाओगे। आपको एक बार संख्या जरूर काउंट कर लीजिए, क्योंकि लिखते टाइम गलती हो जाती है हमसे। कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर 11 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। अब आपको पता है कि 11 संख्या है तो 5 इधर जाएगी और 5 इधर जाएगी, क्योंकि बीचों बीच का आपके पास है क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। अगर सर बीचों बीच की माध्यिका कहलाती है तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या काट दी तो यही है ना आपके पास है। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए सर ये तो 10 संख्या थी, यहाँ पर मान लीजिए 11 संख्या थी, इसलिए दोनों साइड 5 5 हो गई। मान लो इसमें 10 ही संख्या होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 ही संख्या होती तो 4 4 काट देते हैं आप। फिर जो 2 संख्या बीच की बच जाती उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते। अगर मान लो आपके बीच में आपको ऐसा लगे कि सर 10 ही संख्या है तो 4 इधर से काटी, 4 इधर से, ये 2 संख्या बच गई। अब हम क्या करें? तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, आपकी माध्यिका आ जाएगी। बस इतना सा ही सीखना है इसमें, बाकी अपन को टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि कल आपका पेपर हो। आइएगा, एक क्वेश्चन ये है हमसे, सर बहुलक पूछा है। हमसे क्या पूछा है? इसने बहुलक पूछा है। बहुलक पूछा है तो आपको एक बहुलक का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला किसके साथ है? बहुलक का फॉर्मूला सर बहुलक, माध्य और माध्यिका तीनों में जो रिलेशन होता है ना, वो वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है वो आपके पास है? सर ये जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है आपके पास है 3 माध्यिका। बहुलक बराबर क्या होता है? सर ये होता है आपके पास 3 माध्यिका और माइनस होता है आपके पास है 2 माध्यी। ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पिछले 3 साल से लगातार इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, 24 में, 25 में और 26 में। याद कैसे करते हैं, काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं कि 3 से सर माध्य गुणा होगा या फिर माध्यिका गुणा होगी। तो देखिए 3 एक बड़ा नंबर है तो माध्यिका में ज्यादा संख्या आती है, ज्यादा अक्षर आते हैं। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि माध्य में कम अक्षर है तो कम वाली संख्या से गुणा करो, माध्यिका में ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा वाले अंक से गुणा करो। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास है 2 माध्य हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर हमसे मोड इसने पूछा है तो मोड आप कैसे निकालोगे सर, 3 माध्यिका, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 मीन। 3 माध्यिका कितनी है सर, ये 3 माध्यिका का मान बोलो, वहां से कितना आपके पास है 100 है, माइनस का निशान। और ये 2 माध्यिका मान कितना आपके पास सर, माध्यिका मान हमारे पास है 76 है, कितना है 76 है। ये कितना हो जाएगा आपके पास है 300 माइनस, ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास है 6 दूनी का 12, 152। तो बताइएगा 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा, और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर इसका उपयोग करके ऐसे टपोरी क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा इसी के बेस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। इसमें भी बहुलक ही पूछा था, इसमें भी बहुलक ही पूछा था। मैंने गलती से शायद ये बोल दिया था कि माध्यिका के 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन बहुलक का था, लेकिन इसमें भी माध्यिका का ही रोल था। माध्यिका और माध्यिका अनुपात इतना है, योगफल आपके पास 90 है, तो आपसे पूछे कि आप इसका बहुलक बताइए कितना होगा। कैसे बताओगे सर, सबसे पहला काम ये है, ये तो हमको पता है कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास है 3 माध्यिका, क्या होता है आपके पास 3 माध्यिका, और माइनस होता है आपके पास है 2 माध्य। अगर सर हमारे पास है माध्यिका और माध्य के मान आ जाए तो बहुलक का मान आ जाएगा। अब माध्यिका और माध्य के मान कहाँ से आएंगे, उस योगफल को इस अनुपात में बांट दीजिएगा। तो सबसे पहले आप माध्यिका का मान निकालिए। सर माध्यिका का मान आप कैसे निकालोगे सर, ऐसे निकालेंगे टोटल बटे टोटल। टोटल राशि कितनी है 90, और अनुपात योग कितना हो जाएगा आपके पास सर, अनुपातों का योग 9 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 10 आ गया कुल मिला के। बात ये है क्योंकि देखिए यहाँ से टोटल कितना 9 यूनिट का मान 90 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आपके पास है 10 है। अगर 1 यूनिट का मान 10 है तो सिंपल सी बात है, इसका मान कितना आपके पास है 40 है, और इसका मान कितना आपके पास सर, इसका मान हमारे पास 50 है। कितना है 50 है, क्योंकि माध्यिका के लिए आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, कितनी बार कटेगा 10 बार। तो सर माध्यिका हमारे पास 40 है, तो ये हो गया 3, माध्यिका का मान कितना 40 है माइनस 2, और माध्य का मान कितना आया आपके पास भाई, एक बार यहाँ 5 से गुणा करते ही 50 हो जाएगा। तो सर ये 50 हो गया। 120 में से आप कितना घटाओगे 100, 120 में से अगर आप 100 घटाते हो तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 20 आएगा, 20, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को एग्जाम में बना के आना है। मान लीजिए कल को 4 अगस्त को अगर ये क्वेश्चन आता है तो। आइएगा हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास है सर, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के लिए माध्यिका प्राप्त करें। यानी कि माध्यिका 2 तरीके से, 2 टाइप के क्वेश्चनों में पूछी जाती है। एक तो आपके पास है इस तरीके की ये सारणी है, इसमें माध्यिका पूछेगा, और एक सारणी आपके पास है वर्ग अंतराल में है, इसमें माध्यिका पूछेगा। तो हम दोनों को बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला सिंपल पड़ता है आपके पास है, वर्ग अंतराल की वजह ये वाला सिंपल पड़ता है। ये कैसे सिंपल पड़ता है, इसमें देखिए एक्स का मान तो आपके पास ये रहा, एक्स का मान ये रहा, ये आपके पास है क्या है सर, ये हमारे पास है एफ का मान है। ये किसका मान है आपके पास है, एफ का मान है। तो इसमें है ना आपको सी एफ निकालना होता है। सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता आप कह सकते हो। ये क्या होती है सर, क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी आप इसे कह सकते हो। अब ये सी एफ निकलता कैसे सर, सी एफ हमारे पास ऐसे निकलता, देखिएगा ये कितना आपके पास है 8 है, तो 8 में आप जोड़ दीजिएगा 10 को। तो देखिए एक, अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे ना तो थोड़ा सुविधा आपको जोड़ने में रहेगी। वैसे देखिए ये आपके पास 8 है, 8 में 10 जोड़ोगे, देखो इसको ऐसे जमाओगे तो सबसे बेस्ट ये है, आप ऐसे जमाओ क्वेश्चन को। ये एक्स है और ये आपके पास एफ है, ताकि जमाने में सुविधा रहे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है, और ये कहाँ तक है 9 तक है। और आप ये कह सकते हो इसका मान कितना आपके पास है सर 8 है, ये हमारे पास है 10 है, ये हमारे पास 11 है, ये 16 है, और ये कितना आपके पास है 20 है, 25, और ये हमारे पास। इस तरीके से आपने मान लीजिए जमा लिया। अब आपको यहाँ सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी निकालनी। क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी कैसे आएगी, ये 8 है तो 8 का 8 लिख दीजिए आप। 8 और 10 कितना होता है, बताओ कितना होता है आपके पास, 18 होता है। 18 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे सर 29 हो जाएगा। 29 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास है, 29 और 16 सर 45 हो जाएगा हमारे पास।
45 और 20 55, 65 हो जाएगा आपके पास। 65 और 25 कितना हो जाएगा आपके पास है, 90 हो जाएगा आपके पास। 90 और 15 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 और 9 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 और 6 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जितना भी हो जाए उसका आधा कर दो, जितना भी लास्ट में आए उसका आधा कर दो, और ये कितना हो गया आपके पास है, 60 हो गया। लास्ट में देखो आप जोड़ते जाओ इस तरीके से, कैसे जोड़ा, जितना भी टोटल आता है उसका आधा करो, और ये हो गया आपके पास है कितना, 60। अब आपको ये देखना है इससे जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है, जो आपने जीएफ नहीं देखनी है, सीएफ देखनी है। तो आप ये कह सकते हो सर इससे जस्ट बड़ी कहां पर है आपके पास, सर जस्ट बड़ी सीएफ आपके पास ये रही। तो इसके सामने देखो, इसके सामने देखो, ये रही है माध्यिका, और बस यही आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर हमारे पास है 5 होगा। ध्यान रखिएगा एक्स वाला आंसर है, माध्यिका वाला ये है। इस ऐप को यहाँ 20 मत उठा देना, वैसे तो ऑप्शन है भी नहीं है 20 आपके पास। तो आपने क्या किया सर, इस तरीके के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको सीएफ निकालना, सीएफ निकाल के उसका आधा कर दो। आधा करते टाइम जो आधा आया उससे जस्ट बड़ी सीएफ लेनी है, जस्ट बड़ी सीएफ ये। तो इसके सामने जो भी एक्स का मान होगा वही आपकी क्या है, माध्यिका है, वही क्या है आपकी माध्यिका है। क्लियर है, ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा नहीं आता बल्कि वर्ग अंतराल वाला आ जाता है, वर्ग अंतराल में आपको इस तरीके से थोड़ी सी हेल्प ये दे देगा, तो फिर आपको माध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूले को रट्टा मारना पड़ेगा। कौन सा है आपके पास फॉर्मूला, सर माध्यिका बराबर, अगर किसी को याद हो तो जरूर बोलिए, ये हो जाएगा L1 प्लस, ये हो जाएगा सर आपके पास है L2 माइनस L1 अपॉन बट्टे में क्या आएगा आपके पास है F इंटू n/2, और माइनस हो जाएगा आपके पास है C। जरूर रटे आप, ये तो फिक्स परमानेंटली फॉर्मूला, तो रटने की चीज़ है, उनको जरूर रटिएगा। यानी कि सर सबसे पहले तो ये क्या है आपके पास है, सर ये हमारे पास एक तरीके से x है, और ये क्या है f है। तो आपको क्या निकालना सर, हमको यहाँ CF निकालना पड़ेगा। CF आप निकालिए, यानी कि क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हो। तो कैसे निकलेगी सर, 11 का तो आपके पास 11 ही आ जाएगा। 11 और 18 कितना होता है आपके पास, सर 11 और 18 आपके पास 29 हो जाएगा। 29 और 22 कितना होता है आपके पास, 51 हो जाएगा। 51 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 121 हो जाएगा आपके पास। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16 जोड़ो इसमें, तो सर 15 इधर गया तो कितना हो गया, 100, देखो इसमें 15 इधर जोड़ दिए, कितना हो गया, 145। बिल्कुल सर 145 हो गया। एक मिनट देखो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो आप, एक सर सॉरी 145 नहीं हो रहा है ये आपके पास में, बल्कि कितना हो रहा है आपके पास है सर, ये हो रहा है हमारे पास है 20, 137 हो रहा है। कितना हो रहा है हमारे पास, 137 हो रहा है। कैसे हो रहा है कि एक इसमें घटा दो, कितना हो गया आपके पास है 17, तो 30 137 हो गया। फिर आप इसको जोड़ दीजिए, सर इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 170 हो जाएगा। 170 का आधा कर दो, 170 का आधा कितना होता है आपके पास, 85 होता है। भाई आधा तो करना ही है ना आपको। सर अगर आपके पास 85 है तो 85 से जस्ट बड़ी CF लेनी है। 85 से जस्ट बड़ी CF कौन सी आपके पास है, ये है। इसका मतलब ये वाली लाइन काम करेगी आपके पास। ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है L1 का मान है, ये L2 का मान है आपके पास, और ये आपके पास F का मान है। ये क्या है आपके पास है, F का मान है। अब आप ये कहोगे सर सबके मान है, फिर C कहाँ पर है, तो C है ना आपके पास है, ये इससे जस्ट छोटी वाली लेनी होती है, C इसका मान है। C कौन सा है आपके पास, ये है, ये आप सीख लीजिएगा। C का मान कैसे आएगा सर, C का मान आएगा जस्ट इससे ऊपर की संख्या, जस्ट क्या आएगा आपके पास है, इससे ऊपर की संख्या आएगी। अब कुछ नहीं करना, यहाँ के टोटल मान यहाँ रख दो। सबसे पहले L1 का मान कितना आपके पास सर, L1 का मान हमारे पास है 45 है, प्लस का निशान। L2 माइनस L1, आप ये बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितने का आपके पास है, 10 का है। मानते हो ना 10 का है, बिल्कुल, तो सीधे 10 ही लिख दो यार आप। ये 10 है, बट्टे में F लिखोगे, F का मान कितना आपके पास है, 30 है, गुणा का निशान। ये n/2, ये ध्यान रखिएगा, ये n/2 ही है आपके पास, ये n/2 है। एक बार फिर सुनो, ये n/2 है, यानी इसका मान कितना है आपके पास सर, इसका मान हमारे पास है 85 है, माइनस C का मान आप निकाल चुके हो। C कहाँ पर है आपके पास है सर, C का मान है आपके पास है 81, सॉरी C का मान कितना है आपके पास सर, C का मान हमारे पास इतना है। C है आपके पास है क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी, ये आपके पास 85 हो गया, माइनस हो जाएगा आपके पास है C, जस्ट इससे बड़ी जो बारंबारता है वो है। F का मान काम में आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप इसे बना दीजिएगा, जैसे ही बनाओगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपके पास, 45 प्लस का निशान, ये 1/3 है, गुणा का निशान। आप बताइए कितना बचेगा सर, ये हमारे पास है 4 बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा आपके पास है सर, ये हमारे पास है 3 है। यार ये कट नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में, हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप इसमें गलत करी है शायद। देखिएगा सर, जब हम 29 में ये जोड़ते हैं तो हमारे पास 51 आएगा,
और इससे जस्ट, अरे यार पूरा क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। पूरा क्वेश्चन गलत कैसे किया? इससे जस्ट बड़ी लेनी होती है, हमने ये छोटी ले ली। ये 121 वाला कॉलम चलेगा। देखो पिछले क्वेश्चन में यही तो था हमने, सर इससे जस्ट बड़ा लेना होता है, इससे जस्ट बड़ी संख्या हमको लेनी होती है। यानी कि इसमें जो कॉलम चलेगा वो कौन सा वाला कॉलम चलेगा? सर इसमें हमारे पास ये वाला कॉलम चलेगा। तो ये भाई हमको सही करना पड़ेगा। ये हमने गलत ले लिया, ये वाला कॉलम आप नहीं ले सकते इसमें, ये वाला कॉलम आप नहीं ले सकते, बल्कि इससे जस्ट बड़ी संख्या आपको लेनी है। ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम आपको इसमें लेना है, ठीक है ना। अब आपको ये तो फिर दोबारा से ही जमाना पड़ेगा यार। चलिए कोई बात नहीं है। ये L1 है आपके पास, ये L2 है आपके पास, और ये क्या है आपके पास है F है। और अब आपके पास है C, इसका मान है। ये क्या है आपके पास? C है, क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर होती है। एक बार फिर ध्यान से सुनना, ये हमको 85 से बड़ा ही लेना होता है। हमने गलती करी कि ये ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं है, आप कम से कम ये तो समझ जाओगे कि गलती का परिणाम ये होता है, ठीक है ना। तो आगे चलिए, अब बना लीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। L1 का मान कितना है आपके पास? सर हमारे पास 55 है, प्लस वापस से इनका अंतराल तो वही 10 का है, तो 10 का ही आएगा। F का मान पहले 30 था, लेकिन अब की बार कितना आएगा? 40 आएगा, गुणा का निशान। N/2 का मान कितना है आपके पास? 85 है, माइनस। C का मान कितना? सर C का मान हमारे पास है 81 है। अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो काटोगे, इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? सर 4 बचेगा, 4 से 4 कटेगा। तो सर ये तो 55 है, प्लस का निशान, ये पूरा सिस्टम एक हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर 56 है, जो कि आपको C ऑप्शन में देखने को मिलेगा। शायद मेरी गलती करने से आप ये समझ पाए होंगे कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि ये आधा करना है, आधा करने के बाद इससे जस्ट नीचे का, इससे जस्ट बड़ी जो है वो वाला कॉलम काम करेगा वो, और ये कि ये रूल इधर चलेगा। मान लीजिए बिना वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है बगैर के, तो भी यही रूल चलेगा, ठीक है। तो हम कर चुके हैं कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कल अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत करके नहीं आओगे। अब आप ये कहोगे सर कि मान लीजिए आपने माध्यिका निकालना तो सिखा दिया, कल को बहुलक का क्वेश्चन आ गया तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको ऐसे आपके दिमाग में डाउट है कि मान लीजिए सर ऐसा नहीं ऐसा आ गया, तो मैंने ग्रुप डी के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स पढ़ा रखा है इसी चैनल पर। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रुप डी क्रैश कोर्स 3.0 के नाम से, वहां जाकर के देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी है। और उनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। केवल 1-2 टॉपिक मैंने मेंशुरेशन वगैरह के लास्ट में टाइम नहीं मिला था, वो रह गए थे। बाकी के 95% सिलेबस मैंने करवा दिया। 95% क्वेश्चन उन्हीं में से आ रहे हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 23-24 क्वेश्चन तो उसी में से है, प्लेलिस्ट में से ही। तो आपको करना क्या है, ये माध्यिका बहुलक वगैरह सब कुछ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां ये स्टैटिक्स के नाम से है, सांख्यिकी के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और आप चाहते हो कि सर इन सबकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए मेरी आदत ये है कि जब क्लास चलती रहती है तो मैं ज़्यादातर, देखो मैंने मेरे बैच का कभी ऐड नहीं किया, आपने देखा मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरा बैच खरीदिए या लाइक करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट मान लीजिए जिसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मान लीजिए इसके बाद में वो इंतजार कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, और मैं बीच में आकर के ऐड करने लग गया कि आप एक काम करो मेरा कोर्स खरीद लो, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि सर मैं तो यहाँ पढ़ने आया और आप अपना कोर्स बेच रहे हो। अगर मुझे कोर्स खरीदना ही होगा तो मैं खुद ही खरीद लूंगा ना, मैं आगे से ही संपर्क कर लूंगा आपसे ही, आपको कहने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए तो हम ये कह सकते हैं सर अब जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चतुर्थानुपाती का, मध्यानुपाती के, इस तरीके से क्वेश्चन। ये सदाबहार क्वेश्चन है, हर साल आते हैं क्वेश्चन। इसमें आप कुछ चीजें रट लीजिए, मैं तो ये कहता हूं जो सदाबहार चीजें है ना उनमें कौन कौन सी चीजें रट लीजिए। सर एक तो आपसे पूछता है ये तृतीय अनुपाती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे चतुर्थानुपाती पूछे। अगर तृतीयानुपाती पूछे तो क्या करोगे? अगर आपसे मान लीजिए चतुर्थानुपाती पूछे, चतुर्थानुपाती, तो आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए आपसे मध्यानुपाती पूछे तो आपको क्या करना है? 3 ही पूछता है, बाकी तो फालतू का कचरा पढ़ना भी मत आप। काफी टीचर बताते हैं प्रथम अनुपाती निकालो, इसका दूसरा अनुपाती निकालो, कुछ नहीं आता है एग्जाम में। एग्जाम में जो आते हैं वो आते तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती। अगर तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो आप क्या करोगे? पहली संख्या का भाग लगाओगे। अगर तीसरा अनुपात पूछा जाए तो पहली संख्या का भाग लगाओगे। अगर चौथा अनुपात पूछे तो भी पहली संख्या का भाग लगाओगे। ये ऐसे याद रखने होते हैं।
तीसरा अनुपात पूछे तो पहली संख्या का भाग, चौथा अनुपात पूछे तो पहली संख्या का भाग। किस चीज में? बाकी बची हुई संख्याओं में। इसमें केवल एक संख्या बचती है, इसलिए हम उसको 2 बार रिपीट कर देते हैं। इसमें 2 संख्या बचेगी बी और सी, यानी चौथा अनुपात जब पूछेगा जब आपके पास 3 संख्या गिवन होगी, पहले से ही 3 संख्या दी हुई होगी। इसमें केवल 2 ही संख्या दी हुई मिलती है, इसमें भी 2 ही संख्या दी हुई मिलती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मध्य अनुपाती में अंडर रूट का निशान और ए बी, यानी दोनों संख्या को गुणा करके रूट ले देते हैं। बस ये 3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन से समझिएगा। सर हमसे इसने चतुर्थ अनुपाती पूछा है, करना क्या है? अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा तो बताओ, पहली संख्या का भाग लगाओगे ना आप, किस में लगाओगे? सर दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई करके। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार। तो बताइए कितना आएगा आपके पास है? सर 9 चौको 36। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास सी ऑप्शन में। बताओ क्या टाइम खराब करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो आगे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर रूड में, अब देखो मैंने तो पेपर दिया नहीं था, अब जो स्टूडेंटों ने कहा रूड में है तो हमने कोशिश करी कि एक रूड वाला भी आपको समझा दिया जाए कि रूड वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें जो पहली संख्या है ना 3√5, इसका भाग लगेगा। किस में लगेगा? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करके। 5√8 गुणा का निशान 3 और रूट आपके पास है 10 है। अब ये कैसे कटेगा? ये ऐसे कटेगा सर आपके पास में कि ये जो √5 है ना, इस √5 से अगर आप इसे काटते हो तो ये रूट 2 बार कटेगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। अब आपके पास सर ये 5 था, √8 और √2 दोनों गुणा हो जाएंगे तो √16 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि सर इसमें से जो बाहर आएगा वो 4 आएगा और 4 पंजों कितना होता है आपके पास में? 20 होता है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आप ये बताओ कि √10 को आपने जब √5 से काटा तो 2 आना चाहिए ना, √2 क्यों आया? भाई 2 नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? सर इसको हम √5 गुणा √2 लिख सकते हैं और बट्टे में क्या है? √5 है तो √5 से 5 कटेगा। क्या मुझे आप ये बताओ इसको ये लिखोगे √5 गुणा 2, क्या कभी ऐसे लिखा हुआ आएगा? क्या इसका विस्तार ये होता है क्या? नहीं होता है ना। इसका मतलब ये है कि सर इसका जो विस्तार होता है वो आपके पास ये होता है। समझ पा रहे हो आप मेरी लैंग्वेज को? तो किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा मध्यानुपाती का एक क्वेश्चन करिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से प्यार से बना पाओगे। मैं होमवर्क दे दूं आपको? चलिएगा, वैसे तो क्या होमवर्क देना है, कुछ ही क्वेश्चन है, मैं आपको ही करवा देता हूँ। मध्यानुपाती पूछेगा तो आपको क्या करना है? दोनों को गुणा करके रूट लेना है। अब बताइए 4 में से वार कितना आएगा? 2। 16 में से 4, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है? 8। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में। जो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन काम का नहीं है, हाँ अपन कम टाइम खराब करने की कोशिश करेंगे। वापस से मध्यानुपाती पूछा लेकिन रूट में संख्या है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रूट में संख्या हो। तो क्या करेंगे सर? करना कुछ नहीं है सर, दोनों को गुणा करिए आप, रूट के अंदर लीजिए। ये हम लंबी वाली लाइन खींच देते हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोष्टक को इस कोष्टक से कैसे गुणा किया जाता है। गुणा ऐसे किया जाता है सर, इसकी जो पहली संख्या है ना, इस पहली संख्या को आप इन दोनों से गुणा करो। जैसे 18 को आप पहले 15 से गुणा करो तो 18 पंजो कितना हो जाएगा आपके पास? 90। हासिल की 9 लग जाएगी। 18 कम 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास? 27। 270 हो गया। यानी कि क्या किया सर? 18 × 15, 18 पंजो 90, हासिल की 9। ठीक है। फिर सर ये जो 18 है ना, अब इसको आप -2 इससे गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा 36√2। यानी इस 18 का तो हमने खेल कर दिया। अब हमारे पास ये वाला पद आता है, ये वाला पद है, पहले इससे गुणा होगा तो 15 8 कितना होता है आपके पास? 120, प्लस का निशान आ जाएगा। 120 √2। ठीक है। अब इसका हिसाब हम इसके साथ करेंगे। सर इसके साथ करेंगे तो 8 दूनी का तो 16 हो गया, माइनस का आपके पास है माइनस का 16। और जब हम √2 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आप इसको जितना बना सकते हो उतना बना लीजिए। कैसे बनाओगे सर? 270 है, 270 में से आप 32 घटाइए। 270 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 238 आएगा। ठीक है। 120 में से आप 36 घटाइए। 120 में से 36 घटाओगे तो प्लस का 84 बचेगा। प्लस का कितना बचेगा? 84। और ये √2 सामने है आपके पास है। अब यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में आप देख लीजिएगा? 238, 84, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं था।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 10, वो जो अपन टपोरी फॉर्मूला कहते हैं, देखो एग्जामिनर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, अपन क्या ही करें। यानी कि क्वेश्चन ये है कि सर पी क्यू आर किसी काम को इतने दिनों में पूरा करते हैं, दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो बताइएगा कैसे निकालेंगे हम। सर पी प्लस क्यू का समय, मैंने कहा ना ये छोटे मोटे तरीके क्वेश्चनों में एलसीएम मत लिया करो, डायरेक्ट याद रखो ये वाला तरीका। सर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होता है, तो हम ये कह सकते हैं 40 इंटू 60 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आएगा आपके पास है 24 दिन। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए इतने दिन में बी इतने दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस दिन में। और किसी अकेले का समय पूछ लेता है इनमें से, तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ पर क्या आता है माइनस आता है। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखें। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। देखिए ये ओवरहेड, इनसे टाइम खराब मत करो, सिंपल बात ये है, एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर एक पाइप का जो समय है ना हमारे पास, वो तो हमारे पास 12 घंटे का है। और सर पाइप प्लस आपको क्या दे रखा है, सर पाइप प्लस लीकेज दे रखा है, और इनका जो समय दे रखा है ना वो हमारे पास 18 घंटे है। अब बताओ पाइप अकेले का समय, पाइप प्लस लीकेज का समय है, और लीकेज अकेले का समय पूछना चाह रहा है। और किसी अकेले का समय हम कैसे निकालते हैं, सर अकेले का समय हम ऐसे निकालते हैं, गुणा करते हैं और नीचे इनका अंतर ले लेते हैं। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 6, 6 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो बताइए आंसर कितना आएगा आपके पास है 36। किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है डी ऑप्शन है। किसी एक का जब भी हमको टाइम निकालना है हम माइनस करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, सर अगला क्वेश्चन हमारे पास ये ना। और अगर आपको इसको अच्छे से ही पढ़ना है, नहीं सर मैं तो अच्छे से ही पढ़ना चाहता हूँ, मैंने कहा ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ और ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है मैंने वहां पर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। ये देखिए ये भी वही टपोरी क्वेश्चन है। ये जो टपोरी क्वेश्चन होते हैं ना, ये सदाबहार होते हैं, ये हर एग्जाम में आते हैं, और कुछ स्टूडेंट इन्हीं को गलत करके आ जाते हैं, तो ये गलत आपको नहीं करने हैं। एक व्यक्ति पी से क्यू तक 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से आता है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। कभी भी अगर कोई आदमी आपको ऐसा लग रहा है कि जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, यानी जितना वह जाएगा उतना ही वापस आएगा, और आपसे औसत चाल पूछिए, आपसे क्या पूछिए औसत चाल। तो औसत चाल के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला, अरे बताओ बताओ सर औसत चाल के लिए ये वाला फॉर्मूला 2xy अपॉन एक्स प्लस बाई। 2x का मतलब एक साइड की चाल, बाई का मतलब दूसरे साइड की चाल, और भाग दे दे दोनों को जोड़ करके, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आंसर आएगा आपके पास है 48 आपके पास है राइट आंसर होगा। एक औसत चाल का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन आपके पास, औसत चाल के दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट लग जाता है वो, और एक इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से ए से बी तक की दूरी का 20% हिस्सा तय करता है, बाकी बचे हुए हिस्से में से 50% दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, उसकी औसत गति कितनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सर हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमारे पास डिस्टेंस समान होता, जैसे जितना जाता उतना ही आता, या फिर 2 बार में समान तय करता तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लगा देते। इसमें 3 बार और तीनों ही बार अलग अलग डिस्टेंस है, तो फिर क्या करें, कुछ नहीं करना सर। फिर औसत गति का ये फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। दो ही तरीके से औसत चाल निकालते हो, या तो आप इससे निकालो, इससे नहीं निकालते हो तो सर हमारे पास औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है मेरे साथ बोलो, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसमें दूरी कितनी है सर, यहाँ परसेंटेजों का हिसाब है, हम एक काम करते हैं ना, टोटल दूरी 100 मान लेते हैं। तो कुल डिस्टेंस, कुल जो डिस्टेंस है ना आपके पास है, वो कुल डिस्टेंस कितना मानोगे सर, कुल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 100, ठीक। अब इसके पार्ट करो आप अलग अलग, सर इसके पार्ट ऐसे करो, ए से बी तक की दूरी का 20% हिस्सा, यानी कि सर जो फर्स्ट हिस्सा है ना आपके पास वो कितना आपके पास, इसका 20% 20 ही होता है। तो पहला आपके पास कितना आ गया 20 आ गया, या 20 किलोमीटर लिख दो इसको, अगर आप किलोमीटर मानते हो तो, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि सर हमने पहला पार्ट निकाल लिया 20 घंटे का आ गया, ठीक है ओके। बाकी बचे हुए हिस्से में से 50%, पहली बात तो बचा हुआ हिस्सा कितना 80 बचा हुआ है भाई, 100 में से 20 निकाल दिया 80 बचा हुआ है, 80 का 50% कितना होता है 40, यानी सर सेकंड जो हिस्सा है ना हमारे पास वो आ जाएगा 40 किलोमीटर का। सेकंड हिस्सा कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर का, आप ऐसे लिख सकते हो इसको इस तरीके से। यानी कि सर पहला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का वो कितने का आपके पास है 20 किलोमीटर का है,
ये कितने का है आपके पास 20 किलोमीटर का। और दूसरा हिस्सा कितने का है आपके पास है सर, हमारे पास है 40 किलोमीटर का है। फिर बताओ ये तीसरा हिस्सा कितना हुआ, टोटल हिस्सा 100 है, 100 में से 60 अगर आ गया आपके पास है तो 40 और बचा। सर ये हमारे पास है 40 किलोमीटर का और बचा है। अब ये आपके पास पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। ये जो पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसकी स्पीड दे रखी है, किससे तय करी इसने, पहले हिस्से में स्पीड कितनी है 10 है, दूसरे हिस्से में स्पीड कितनी है 12 है, और तीसरे हिस्से में स्पीड कितनी है 15 है। तो बस आपको करना कुछ नहीं, कुल दूरी बटे कुल समय लगेगा। तो पहले तो आप कुल समय निकालो यहाँ से। कुल समय हम कैसे निकालेंगे सर, जो कट सकता है उससे काटो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी आपके पास। तो यहाँ तो कितना बच गया सर, यहाँ हमारे पास 2/1 बच जाएगा प्लस का निशान। आप इसको 4 से काटो, 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 10 बार, 4 से 3 बार, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं 10/3 हमारे पास। ये क्या चीज़ है, ये समय है, ध्यान रखिए। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये टाइम निकाल रहे हैं। आप इसको 5 से काटोगे तो ये 8 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार, यानी कि सर 8 कितना हो गया आपके पास है 3 हो गया। आप इन टोटल का लघुत्तम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास है 6 प्लस है, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 8। आप बताइए 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास सर, 24 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8 घंटे। यानी सर हमारे पास है टोटल टाइम है, हमारे पास है टोटल डिस्टेंस है, तो औसत चाल ही तो बतानी है आपको। तो औसत चाल कैसे आएगी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी आपके पास ये रही, कुल समय आपके पास ये रहा, तो आप ये कह सकते हो कि 12.5 घंटे एकदम करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, आपके पास में एकदम करेक्ट आंसर है, वो रहेगा ए ऑप्शन है। तो सेकंड जो औसत एवरेज के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। अगर आपको देखो, मैं मेरे बैच का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको चाहिए ये सारी चीज़ें, बिल्कुल आप चाहते हो सर पूरी औसत चाल निकालना हम सीखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना, आप इसी चैनल पर जाकर के ये लिखिए टाइम और डिस्टेंस उपकार क्लासेज, ऐसे बोल दो यूट्यूब पर, टाइम और डिस्टेंस उपकार क्लासेज जयपुर, ये वाला चैप्टर खुल के आ जाएगा, ठीक है। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो चैप्टर बोलो, उसके पीछे उपकार क्लासेज बोल दो, बस जयपुरी मत बोलो, वही चैप्टर आपके पास है ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है सर, हमारे पास है इतना, और ये कुछ ऐसा कुछ पूछा है हमसे, ठीक है, पूछने दीजिए। आप एक काम करिए, जेड का मान पूछा तो सबसे पहले आप इसको उठाइए यहाँ से। ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है एक्स की पावर जेड, बराबर का निशान है आपके पास है बाई की पावर कितना आपके पास है 10 है। मुझे आप ये बताइए कि आपके पास एक्स का और बाई का मान है, बिल्कुल है सर हमारे पास। बताओ एक्स का मान कितना आपके पास सर, एक्स का मान ये रहा, बाई का मान कितना आपके पास है ये रहा, एक्स का मान कितना आपके पास सर, एक्स का मान जो भी है ना, एक्स को हटाओ और उसकी जगह पर उसका मान रख दो। तो हम ये कह सकते हैं सर एक्स हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 73 इसकी पावर 51। देखो x की जगह तो मैंने ये रख दिया, और ये ऊपर से z पहले से पावर में था, मैंने पावर में ही लिखा। सिर्फ बाई की जगह मान रखूंगा, आगे जो भी 10 है ना वो पहले से ही था। बाई की जगह पर हम कितना रखेंगे सर, बाई की जगह पर 73 की पावर 0.03 लिखेंगे सर, ये रखेंगे हम 73, और इसकी पावर है आपके पास है 73, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिए सर ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, क्योंकि इस घात के ऊपर कोष्टक है फिर घात है, तो ये घातें आपस में गुणा है। तो हम ये कह सकते हैं सर 73 इसकी पावर ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.51, और ये जेड बराबर का निशान, ये कितना हो जाएगा 73 कोष्टक यहाँ आ जाएगा, और इसको 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 7.3 हो जाएगा। अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इससे 2 दिन पहले जो क्लास पढ़ाई थी उसमें ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको ये कहा था कि बराबर का निशान है तो इस आधार को आप कैंसिल मान सकते हो और घातों को बराबर कर दो, तो आप ये कह सकते हो 0.51 जेड बराबर हो जाएगा आपके पास है 73। अगर आपको जेड का मान निकालना तो 7.3 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है इतना हो जाएगा। जैसे ही आप इसका भाग इसमें लगाते हो तो आपके पास है जो आंसर आएगा वो लगभग लगभग आएगा आपके पास है, देखिए आप आराम से सरल कर सकते हो, वैसे पॉइंट हटाओ ऊपर एक जीरो बढ़ाओ, 51 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा सर, 51 का भाग तो आपके पास एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 51 का भाग आपके पास सर, हमारे पास है कितना बच गया 22 बच गया, 22
220 हो जाएगा। 220 हो गया तो सर 4 बार चल जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 बार। किस ऑप्शन में आपके पास? इस ऑप्शन में। और थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लेना। तो सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे बनाना था क्वेश्चन को, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था आपके पास। आराम से तसल्ली से देखना कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्लास को एक बार रिपीट बैक जरूर करना, ठीक है ना? क्लियर चल रही है क्लास है? ओके, आइएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर ये हमारे पास है CISI का क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 18,000 रुपये का निवेश किया। एक योजना 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, दूसरी योजना 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, दोनों योजनाओं में अर्जित ब्याज के बीच अंतर कितना है? अरे यार, मुझे लेना दूसरा क्वेश्चन था, गलती से दूसरा टाइप कर दिया यार, ठीक है ना? क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर तो वो क्वेश्चन ऐसे था कि आपके पास है इसमें सरल ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो बताना था। चलिए कोई बात नहीं है, अगर ऐसा टाइप हो गया तो हम इसे कर लेते हैं, क्या पता किस्मत अच्छी हुई यही क्वेश्चन आ जाए कल को। सर इसने कहा कि दोनों योजनाओं में अर्जित ब्याजों के बीच अंतर बताओ। अंतर कब बताना? समय कितना दे रखा है हमको? 2 साल का दे रखा है, दर हमारे पास समान है। तो कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस का, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। एक बार 2 साल का पूछा जाता है इनमें अंतर, एक बार 3 साल का पूछा जाता है। अगर 2 साल का पूछा जाए तो हम फॉर्मूला लगाते हैं D बराबर PR² और बट्टे क्या है आपके पास है 100 इंटू 100। 100 इंटू क्या है आपके पास है 100। ये किसके लिए लगाते हैं सर? ये लगाते हैं हम 2 वर्ष के लिए। ये किसके लिए लगाते हैं? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास है 3 वर्ष का डिफरेंस पूछा जाए तो सर 3 वर्ष का डिफरेंस पूछा जाए तो ये यहाँ आपके पास है PR² और ये आपके पास है 300 प्लस R और बट्टे में क्या हो जाएगा सर 100 की पावर 3। जरूर याद रखिए सदाबहार फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों ही। ये कब लगता है सर? ये लगता है आपके पास है 3 वर्ष के लिए। ये किसके लिए आपके पास है? 3 वर्ष के लिए। सदाबहार फॉर्मूले मैंने कहा ना ये, तो हम तो इसका यूज करेंगे। सर हमसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपके पास? मूलधन कितना है? 18,000 है। क्लियर है ना? और आर का मान कितना है सर? आर का मान 15 है, तो 15 इंटू 15 लिख दीजिएगा आप। और बट्टे में क्या लिखना है आपको? 100 इंटू 100। बट्टे में क्या लिखना है? 100 इंटू 100। ये 3 जीरो आपके 3 जीरो खा जाएगी। 5 से ये कितनी बार? 3 बार। 5 से ये 2 बार। 2 से कितनी बार? 9 बार। 9 ये कितना हो जाएगा आपके पास? 27। 27 इंटू 15 कर दीजिए आप। 15 सत्ते कितना होता है? 105। हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है? 10। हासिल कितनी लग जाएगी? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 40। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से सुनिए, काफ़ी टीचर्स आपको बताते हैं कि इसकी फ्रैक्शन बना लो आप 15% की, ऊपर जो लिखा हुआ उनका अंतर है, वो भी तरीका बेस्ट ही है। लेकिन मैं आपको हमेशा यही फॉर्मूला सजेशन करता हूँ। अगर मान लो यहाँ दर आपके पास ऐसे आ गई जिसकी फ्रैक्शन नहीं बना पाओगे जल्दी से तो दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरीके से आप इसको बनाने की कोशिश करें। आइएगा अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर रहा है इस बार, काफ़ी स्टूडेंटों ने ये कहा कि सर इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझाना ये त्रिज्य खंड वाले को। तो हम एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको त्रिज्य खंड के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है ना? किसके बारे में क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखो त्रिज्य खंड की वैसे कहानी काफ़ी बड़ी है, केवल हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमारा कल का काम हो जाए। कल को अगर त्रिज्य खंड का कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब कल का मतलब ये है ग्रुप डी की किसी भी शिफ्ट में अगर त्रिज्य खंड का क्वेश्चन आएगा तो बस उसका काम हो जाए, वो हम गलत करके नहीं आए। इतना सा मैं आपको इतना सारा समझा देता हूँ। तो त्रिज्य खंड पहली बात तो होता क्या है? जैसे सर हमारे पास है एक ये वृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र है। ये क्या है कि ये इसका केंद्र है। तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये आपके पास ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये लघु त्रिज्य खंड कहलाएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये सर हमारे पास है त्रिज्य खंड है। ये क्या है? हमारे पास है त्रिज्य खंड है। इसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इसको बात करें, बाकी का जो बचा हिस्सा है ये दीर्घ त्रिज्य खंड के अंदर आता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी के आते हैं, इसी को हमको पढ़ना है। ये क्या है हमारे पास सर? ये हमारे पास लघु त्रिज्य खंड है, एक तरीके से त्रिज्य खंड है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो है आपके पास है थीटा। वो क्या है आपके पास? थीटा। इसमें कौन कौन से पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं इस त्रिज्य खंड में? सर इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपके पास ये क्या बन रहा है सर? इसमें बन रहा है त्रिभुज। एक त्रिभुज बन रहा है एक तरीके से। त्रिभुज क्या बन रहा है आपके पास है? AOB। इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास है πr² इंटू थीटा और बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 360 डिग्री हो जाएगा। इससे आप इसका एरिया निकालोगे। अगर मान लीजिए आपको इसकी परिधि निकालनी है,
किसकी परिधि? सर ए ओ बी, इसकी अगर आपको परिधि निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है? परिधि। तो परिधि क्या हो जाएगी सर? 2 पाई आर इंटू थीटा बटे हो जाएगा 360, और इसमें प्लस कर दोगे आप 2r। 2r क्यों होता है आपके पास? सर 2r इसलिए कि ये r है तो ये भी r है, और ये आपके पास है चाप, आप कह सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको l का नाम दे दीजिए। ये क्या है? इसका चाप है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा? इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसकी परिधि आप कैसे निकालोगे। तीसरा पॉइंट है ना, एरिया दो तरीके से निकलता है इसका। इसका एरिया कैसे निकलता है? दो तरीके से। सर एक बार अगर आपको थीटा दे रखा है तो आप एरिया इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। अगर मान लीजिए आपको थीटा नहीं दे रखा है, अगर मान लीजिए आपको थीटा नहीं दे रखा है, तो आप इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो सर फिर त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का जो क्षेत्रफल आपके पास आएगा, जो एरिया आपके पास आएगा, वो कैसे आएगा? सर इसका एरिया आएगा फिर आपके पास है 1/2 त्रिज्या इंटू चाप, फिर इससे निकालोगे आप 1/2, सर ये हो जाएगा 1/2 आर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है एल हो जाएगा, फिर इससे निकालोगे। ये अगर थीटा नहीं दे रखा तो काम में आता है। बस इतना ही जानना है हमको, हमारा काम हो जाएगा। कितना जानना हमको इसके बारे में? सर इसके बारे में ओनली फॉर इतना जान लीजिएगा, काफ़ी है, अपन का काम इससे चल जाएगा। यानी कि एक बार फिर से सुनिएगा, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें हमने किसका? वृत्त का ही फॉर्मूला लगाया। जो एक सर्किल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने इसको कम कर दिया। कम क्यों कर दिया? क्योंकि ये पूरा वृत्त नहीं है, वृत्त का भी केवल इतना ही हिस्सा है, तो इतना हिस्सा है तो हमने गुणा कर दिया इतने हिस्से से ही, क्योंकि पूरा सर्किल तो 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमको केवल थीटा का मान चाहिए, इसलिए हमने इससे गुणा कर दिया। पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, हमको केवल इतनी सी परिधि चाहिए, तो हमने थीटा इंटू 360 से गुणा कर दिया, प्लस ये दोनों आर जुड़ेंगे, और त्रिज्यखंड ए ओ बी का एरिया 1/2 त्रिज्या इंटू क्या होता है? चाप होता है। ठीक है, ओके। 1/2 त्रिज्या इंटू केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण से भी आप इसको बना सकते हो कि, एक मिनट, अगर अपन चाहे तो इस फॉर्मूले को एक और नाम दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, केंद्रीय कोण की बजाय थीटा ही लिख दो आप। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चनों से हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है? क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि त्रिज्या r 36 सेमी के एक वृत्त में चाप लंबाई l का एक त्रिज्यखंड इतना है तो संतुष्ट करता है, त्रिज्यखंड का एरिया कितना है? इसमें कुछ भी नहीं है आपके पास में, थीटा वगैरह नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? सर अगर थीटा नहीं दे रखा है तो एक तो त्रिज्या का मान होना चाहिए और एक चाप का मान होना चाहिए आपके पास। तो त्रिज्या का मान तो इसने स्पष्ट रूप से दिया कि त्रिज्या का मान कितना हमारे पास है? 36 है। अब आपके पास है एल का मान कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 4l बराबर 3, आर का मान कितना आपके पास है? 36 है। तो इससे ये कितनी बार कटेगा आपके पास है? 9 बार कटेगा। तो सर एल का मान एक तरीके से कितना आ जाएगा आपके पास? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो अब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखा आपने? सर त्रिज्यखंड का अगर आपको एरिया निकालना है तो ये होता है आपके पास है 1/2 त्रिज्या इंटू एल चाप, 1/2, आर का मान कितना? 36, एल का मान कितना निकाल दिया आपने? 27। कितनी बार कटेगा? 18 बार। ठीक है, 18 सत्ते कितना होता है आपके पास? 26, हासिल की 12, 18 दूनी का 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास? 48। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो आपको जानना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को रट्टा मार लो आप। तो 3 पॉइंट है ना, इनको सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए क्या, जब तक आपके एग्जाम है जब तक के लिए। चलिएगा आगे बढ़े अपन। ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके पास है? देख लीजिएगा, दिख रहा है ना क्वेश्चन? भाई मैंने थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम की हुई है क्योंकि आंखों पर रोशनी पड़ती है ना, इसलिए। अगर आपको ये लग रहा है कि सर बोर्ड में साइडों में धब्बे कैसे दिख रहे हैं, तो इन धब्बों को अगर कम करना है तो इसका इलाज देखो यहाँ पर है। अब देखो बिल्कुल भी आपको धब्बे नहीं दिखेंगे बोर्ड में साइडों में, बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन ये धब्बे कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है। देखो ये बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मैं इसमें ब्राइटनेस को 0 रखता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरी आंखों पे रोशनी कम पड़े और आपकी आंखों पे भी रोशनी कम पड़े, इसलिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास है?
एक त्रिज्यखंड 9 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप द्वारा निर्मित है जो केंद्र पर इतने का कोण बनाता है, इसका परिमाप कितना है? आप ये बताइए परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होती है? एक तरीके से त्रिज्यखंड वृत्त का ही एक रूप होता है। वृत्त की आप परिमाप तो जानते हो 2πr होती है। सर वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है आपके पास है 2πr इंटू 2πr होता है, लेकिन त्रिज्यखंड की बात है तो थीटा बटे 360 और प्लस हम इसमें क्या करते हैं सर 2r और जोड़ते हैं। तो देखिएगा इसने दिया है कि पाई का मान आप 3.14 यूज करना, ओके कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 इसका मान 3.14 है आपके पास, इंटू का निशान। आर का मान कितना आपके पास है सर? आर का मान आपके पास 9 है, इंटू थीटा का मान कितना 18 बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 360 प्लस का निशान 2 और आर का मान कितना आपके पास सर? आर का मान हमारे पास है 9 है, तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा। जितना काट सकते हो काटो। 18 से अगर हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? हमारे पास है 20 बार कटेगा। 18 दूनी का 36, बिल्कुल 20 बार कटेगा। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल भी नहीं कट रहा है सर, और तो कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कटेगा। देखो ये देखो यहाँ पर देखो आप, इससे ये कितनी, ये पूरा मल्टीप्लाई में ही तो है, कितनी बार कटेगा? 10 बार, ठीक है। तो फिर 9 से इसको गुणा करके एक अंक और इधर खिसका देना 10, मतलब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास 9 चौक 36, हासिल की कितनी लग जाएगी 3, 9 और 3 12, हासिल की 1 लग जाएगी। फिर से आपके पास पॉइंट यहाँ नहीं है बल्कि पॉइंट खिसक जाएगा आगे, और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? 9 3 27 और एक हो जाएगा आपके पास 28, और 10 मतलब यहाँ की वजह यहाँ खिसक जाए क्योंकि इसका भाग देना है, और इसमें हमको 18 जोड़ना है, तो 18 और 2 20 हो जाएगा। तो 20.82 कुछ आ रहा है किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन में, ठीक है ना। आइएगा, एक त्रिज्यखंड को 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है, त्रिज्यखंड का कोण इतना है, तो वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का एरिया बताइए। मैंने कहा ना 3 ही तो पॉइंट आपको याद रखने हैं। त्रिज्यखंड एक तरीके से वृत्त का एक छोटा वाला रूप होता है, तो अगर आपको इसका एरिया निकालना तो वृत्त का क्या होता है सर? वृत्त का हमको जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन छोटा वाला हिस्सा चाहिए, इसलिए थीटा बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 360 हो जाएगा। पाई का मान नहीं दिया, कोई बात नहीं। वैसे अगर देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास 154 आंसर आएगा इसमें। डायरेक्ट कैसे हो जाता है कि सर जब हम इसे बनाएंगे ना तो हमको ये पता है कि पाई आएगा, और पाई में क्या आता है आपके पास है? 22/7 आता है। तो हम जानते हैं कि नीचे कोई ऐसी संख्या तो आएगी नहीं जो 22 को पूरा पूरा काट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार कटेगा, तो 11 का भाग जिस ऑप्शन में जाएगा वही आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर 11 के मल्टीपल आपके आंसर कहलाते हैं, लेकिन अगर दो दो में 11 का भाग चला जाएगा तो हम इसे बना लेते हैं। इसका मान कितना आपके पास है? 22/7 है। आर का मान कितना आपके पास है सर? 21 × 21 है। और थीटा का मान कितना आपके पास है? 40 बटे कितना आपके पास है? 360 है। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 9 बार कटेगा। 7 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। 7 दूनी का 14 और 1 15, ठीक है, आराम से आप कर पाओगे। तो इस तरीके से मैंने कोशिश करी है त्रिज्यखंड के क्वेश्चनों को आपको बनाने की, कि त्रिज्यखंड के क्वेश्चन कैसे बनाओगे। बस ये 3 चीज़ें आप रट लो, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना कि कौन सा लघु होता है कौन सा दीर्घ होता है, बस इतना ही काफ़ी है। आइएगा, कुछ क्वेश्चन है आपके पास है ट्रिकोनोमेट्री के। ये जो ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चन है ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन हैं, यानी जहाँ से हम ट्रिकोनोमेट्री की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इनको अच्छे से जानना है तो आपको करना कुछ नहीं है, ट्रिकोनोमेट्री उपकार क्लासेस जयपुर लिख दीजिए इसी एप्लीकेशन पर, इसी चैनल पर, आपके पास ये सारे क्वेश्चंस वापस से खुल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सर हम कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? ये ट्रिकोनोमेट्री का टाइप नंबर 1 होता है, जिसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से बनाते हैं। यानी कि सर अगर हम मोटा मोटी सी बात करें त्रिकोणमिति के बारे में, तो त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। आप सुनते जाओ, मेरे साथ बोलो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। सर पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपके पास है साइन थीटा, बोलो फास्टली। दूसरा कौन सा होता है आपके पास सर? दूसरा होता है हमारे पास है कॉस थीटा। और तीसरा क्या होता है आपके पास सर? साइन कॉस, ये होता है आपके पास है टेन थीटा। और चौथे नंबर पर कौन सा होता है आपके पास सर? ये होता है हमारे पास है कॉट थीटा। और 5 नंबर पर कौन सा होता है आपके पास सर? ये होता है हमारे पास है सेक थीटा। और 6 नंबर पर क्या होता है सर? हमारे पास ये होता है कॉसेक थीटा। ये क्या होता है हमारे पास? कॉसेक थीटा होता है। इसी क्रम में याद रखोगे आप। मैंने त्रिकोणमिति के काफ़ी सारे पॉइंट, काफ़ी सारे टाइप यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रखे हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अगर हम इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों से ही पूरी त्रिकोणमिति मिलकर के बनी हुई है। अगर हम ये बात करें कि ये सब किसके ऊपर वर्क करते हैं, तो सर ये सब के सभी एक समकोण त्रिभुज होता है।
क्या होता है आपके पास सर, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस पर वर्क करते हैं। ये इस पर कैसे वर्क करते हैं, ये इस पर ऐसे वर्क करते हैं सर। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वे आपके पास में कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। हम इसे एच से नहीं लिखेंगे, अपन की गांव की भाषा में हम कह सकते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर है तो पी से नहीं लिखेंगे, ये फालतू की कहानी अपन को नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बेस है तो बी से लिखो, अरे सिंपल सी बात है, हिंदी अपन पढ़ते हैं तो सर ये आधार है, ये क्या है आधार है, तो हम इसको ए से लिखेंगे। सर ये कर्ण है तो के से लिखो, ये लंब है तो एल से लिखो, बस कहानी खत्म है। अगर हम यहाँ से एक पाइथागोरस ट्रिपलेट देखें तो वो पाइथागोरस प्रमेय देखें तो क्या होती है सर, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है आपके पास है लंब स्क्वायर होता है। अगर आपको के का मान निकालना तो अंडर रूट ही हो जाएगा, आपके पास है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है उनको आप जरूर से याद रखिएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे होती है, लंब आधार और क्या होता है आपके पास है कर्ण। जैसे सर हमारे पास एक होती है 3 4 5, कितनी होती है 3 4 5। अगली कितनी हो जाएगी यहाँ के पास सर 5 12 और कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। अगली कितनी हो जाएगी यहाँ के पास सर, अगली हो जाएगी, आप इसको 2 से गुणा कर सकते हो, 2 से गुणा करेंगे तो ये 6, ये 8 और ये कितना हो जाएगा यहाँ के पास 10 हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी यहाँ के पास 7। 7 किसके साथ के साथ क्या चलता है आगे, देखो अगर भूल जाते हो ना तो बनाने का ये तरीका है कि 7 है तो 7 का वर्ग करो, पहले कितना हो जाएगा 49, 49 का आधा करो कितना हो जाएगा 24.5। तो ये किसके बीच में आता है सर, ये आता है आपके पास 24 के और 25 के बीच में। किसके बीच में आता है, 24 के और 25 के बीच में आता है। अगर आपको 8 की निकालनी है तो 8 का पहले आधा करो। देखो अगर विषम संख्या आती है तो पहले वर्ग करते हैं अपन, पहले वर्ग करते हैं फिर अपन आधा करते हैं। तो फिर आपको ये देखना है कि ये किस किस के बीच में, 24 के और 25 के बीच में, तो ये आ गया। और अगर सम आती है तो इसका आधा आराम से कर सकते हो, तो पहले आधा करो फिर वर्ग करो, फिर इसका वर्ग कितना हो जाएगा इतना। ये किसके बीच में आता है, 17 के और 18 के बीच में। तो सर ये इस तरीके से हमारे पास 8 17 और कितना हो जाएगा आपके पास 15 है ना, ये 15 और 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 15 16। यहाँ लिख लो आप 8 है और ये 15 है और ये कितना आपके पास 16 है, इस बात को ध्यान रखें। इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम इसके अलावा बात करें तो सर चलिए, आपने तो ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया यहाँ पर, ये हमने शायद पहले पढ़ा होगा कि ये पाइथागोरस क्या होती है, प्रमेय होती है, और ये भी हमने पहले कुछ तो रटे हुए हैं। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि इनकी क्या कहानी है, ये कैसे वर्क करते हैं, तो ये आपके पास ऐसे वर्क करते हैं कि एक फॉर्मूला आपको रटना है, वो है आपके पास है लाल बटे कक्का। वो क्या है आपके पास है लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूले को आपको रटना है, किसको रटना है, लाल बटे कक्का को रटना है। सबसे पहले अगर हम बात करें लाल बटे कक्का का अर्थ क्या है सर, ये हमारे पास साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का मान है, ये टेन थीटा का मान है, बस हो गया काम। देखो ये किसका मान है, साइन का, तो साइन का मान क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। बहुत ही इजीली तरीके से आप इनको निकाल सकते हो लाल बटे कक्का से। यानी सर साइन थीटा का मान क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का मान आप बोलो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान क्या होता है सर, लंब बटे आधार। क्या होता है, क्या पास है, लंब बटे आधार होता है। अब 3 के तो लिख दिए, 6 तो टोटली है। अगर 3 के लिख दिए तो फिर आप क्या करोगे, फिर सर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर पहले ऊपर से नीचे आओ, अब नीचे से ऊपर जाओ। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान हो जाएगा आपके पास है आधार बटे लंब, इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसका मान हो जाएगा आपके पास है कर्ण बटे लंब। तो ये हो गई पूरी कहानी, ये हो गई इनकी पूरी कहानी। अब आप ये कहोगे कि सर इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर आइएगा तो क्वेश्चन ही बनाते हैं, क्यों घबराते हो आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास ये है कि टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना आपके पास है 12/5 है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ टेन थीटा का मान क्या होता है सर, हम लाल बटे कक्का लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। तो देखो साइन कोस टेन, यानी टेन थीटा का मान जो होता है सर, वो होता है हमारे पास है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब हमसे किसका मान पूछा है सर, हमसे मान पूछा है सेक थीटा का। अब सेक थीटा का मान क्या होता है सर, साइन कोस टेन, कोट और सेक यहाँ पर आता है, यानी कर्ण बटे आधार। या फिर ऐसे याद रखो, कॉस का उल्टा सेक होता है, भाई ऐसे भी तो अपन याद रखते हैं, फर्स्ट का उल्टा लास्ट, सेकंड का उल्टा सेकंड। देखो ये हम ऐसे याद करते हैं सर, फर्स्ट है ना इसका उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा ये होता है, और इसका अपोजिट ये होता है,
ऐसे इसलिए मैंने इनके क्रम आपको लिखा है कि फर्स्ट का उल्टा क्या होता है, आपके पास है लास्ट होता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास है सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है। अगर कर्ण बटे आधार होता है तो आधार का मान तो हमारे पास पहले से है। अब आंसर लाने के लिए कर्ण का मान चाहिए बस। अगर आंसर लाने के लिए कर्ण का मान चाहिए तो इसमें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के द्वारा, या तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालो या पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है कि सर 5 12, तो इसके हिसाब से कर्ण का मान 13 होता है। अगर आप ये थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हो तो आपको सुविधा हो जाएगी कि आपका आंसर ये होगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता कि 13 कैसे है, वो याद नहीं है समीकरण, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा कर्ण का मान। कर्ण का मान कैसे निकालोगे, अंडर रूट आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप ये कह सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 144। 169 में से बाहर कितना आएगा 13। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए मैंने आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो अनिवार्य है वो लिखाई है, और वैसे बनाने का तरीका कैसे है वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। बिल्कुल प्यार से सीखना है आपको इनको बनाने का तरीका। तो मैंने कहा ना, ट्रिकोनोमेट्री उपकार क्लासेस जयपुर लिख देना आप, आपको बिल्कुल हर चीज़ समझाई जाएगी वहाँ पर। चलिएगा एक और क्वेश्चन से हम बनाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए सर साइन थीटा का मान कॉस थीटा है, ये हमारे पास ये क्या है आपके पास है सर कॉस थीटा है। कॉस थीटा का मान कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 5/13 है। सबसे पहले बताइए लाल बटे कक्का लिखो आप। सर हम सबसे पहले लाल बटे क्या लिखेंगे, कक्का। कॉस थीटा का मान होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। ये आधार है तो ये क्या है आपके पास है कर्ण। अब आपको जरूरत किसकी है सर, आधार भी है कर्ण भी है, तो लंब की और जरूरत है। तो लंब का मान वैसे कह दो 5 12 13 का होता है, तो 5 और 13 मौजूद है तो 12 ही बचा एक, भाई 12 ही तो बच रहा है। तो फिर आप अब मान निकाल लीजिए उसका। ये आ गया आपके पास अंडर रूट का निशान 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना आपके पास है 12, कर्ण का मान कितना आपके पास है 13, और ये बट्टे का निशान। नीचे कुछ नहीं करना सर, प्लस का निशान है बस। नीचे किसका निशान है आपके पास, प्लस का निशान है। तो अगर हम इसे सरल करने की कोशिश करते हैं तो ये 13 कम 13, 13 माइनस 1, 1/13, और ये आपके पास है 25/13। तो ये 13 से तो ये 13 कट जाएगा। यहाँ कितना आपके पास है 1/25, और 1/25 में से बाहर कितना आएगा आपके पास है 1/5। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। बताओ क्या किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको, बताओ इजी है क्या नहीं है, ये आपके पास बिल्कुल बहुत इजी है। त्रिकोणमिति, ये जो त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 1 है वो, ठीक है ना। आइएगा तो चलिएगा कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के। क्या क्वेश्चन है आपके पास सर, क्वेश्चन ये है दशमलव वाली संख्या है इसमें, और दशमलव वाली संख्याओं का हमसे एलसीएम भी निकालने को कहा गया है और एचसीएफ भी निकालने को कहा गया है। तो हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात यह है कि कभी भी दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़े, सबसे पहले आप दशमलव को साइड में लिख दो, हटा दो। क्यों उसको दशमलव को, क्यों कैसे हटा दो, देखो सर हम ये कह सकते हैं कि पहली बात तो इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब 0.70 होता है, मानते हो ना, इसका मतलब 0.7 का मतलब 70 होता है। तो सर दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, दशमलव के बाद 2 इसमें, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, सब में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो पहले आप आंसर ले आओ, जो भी आंसर आए उसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना, 2 अंक छोड़ के क्या लगा देना, दशमलव। यानी दशमलव को आप साइड में केवल दिमाग में रखो। तो आप ये कह सकते हो आपके पास संख्या कितनी हो गई, पहली 70 हो गई, दूसरी आपके पास 35 हो गई, और तीसरी कितनी हो गई आपके पास 105 हो गई। अब करना क्या है सर, इनका आपको एलसीएम लेना। तो 35 का भाग इसमें जाता तो इसको कैंसिल कर दो आप। अब आपके पास 70 और कितना बच गया 105, इसमें से जो भी कॉमन आए उसको ले लो आप। सर इनमें से 35 कॉमन आ रहा है, 35 कॉमन आ रहा है तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और यहाँ से कितना आएगा 3। अब हम ये कह सकते हैं सर इनका में से 1 आ गया तो ये कितना हो गया 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 210, कितना हो गया 210। अब आप ये बताइएगा ये 210 आपको अगर हो गया, आपने दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है सर, हमको दशमलव 2 अंक छोड़ के लगाना है। तो 2 अंक छोड़ के 1 और 1 2, तो 2.10, 2.10 कह दो या 2.1 कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हम 22 नंबर को करना चाहते हैं, तो वही तरीका है, ये आपने एलसीएम निकाला है, इस बार एचसीएफ निकालेंगे। दशमलव को ध्यान में रखना, तो ये आपके पास 70 है, ये आपके पास 35 है, और ये आपके पास कितना है 105 है। इनका क्या निकालना है सर, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है सर, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनको विभाजित कर दे,
या फिर आप कह सकते हो HCF या तो इनके बराबर होगा या इनसे छोटा होगा, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर इनका जो HCF होगा ना वो 35 होगा, क्योंकि 35 में सबका भाग जा रहा है, तो कितना होगा आपके पास 35। अब आप देखो दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है, सर 2 अंक छोड़ के, तो 1 और 1 2। तो इस तरीके से आपके पास है करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तो ऐसे दशमलव वाले क्वेश्चनों को बड़े प्यार से बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन पे हम फिर से बढ़ते हैं। और ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया था ये वाला, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी आया था आपकी एग्जाम में। आपकी एग्जाम में इतना बड़ा नहीं था, उसमें 6 और 9 ही सेकंड थे बस। हमने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया ये, ताकि इसको समझ जाएंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल से के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 एक बार लाल होती है तो वे अगली बार कब जाके लाल होंगी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक साथ कब बजेंगी या एक साथ कब लाल होंगी। तो सिंपल है कि जो भी आपको टाइमिंग दे रखा है उन सब का आप लघुत्तम ले लीजिए, उन सब का क्या ले लीजिए, लघुत्तम। तो लघुत्तम किस किस का लेना है आपको, सर हमको 30 का लेना है, हमको 45 का लेना है और हमको 60 का लेना है। लघुत्तम लेने का ये तरीका, अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो इसे कैंसिल कर दो। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 संख्या बच गई। 2 में से जरूरी नहीं है छोटी से छोटी संख्या कॉमन लो, मैं तो ये कहता हूँ बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले लो। 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, यहाँ पर 4। अब आप ये देखो कि कोष्टक के अंदर जो संख्या है इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो फिर इनको आपस में गुणा कर दो। तो सर ये 15 इंटू 12 हो जाएगा, 15 इंटू कितना हो जाएगा 12। तो 12 पंजो 60, हासिल की 6 और 180। तो 180 ये सेकंड में है आपके पास, यानी 180 सेकंड के बाद में वो फिर से बजेंगी। सेकंड है ना, बिल्कुल। तो आप ये बताइए पहली बात तो 180 सेकंड का मतलब क्या होता है सर, या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें 60 का भाग देंगे तो भाई अगली बार बजेंगी 3 मिनट के बाद। अगली बार कब बजेंगी 3 मिनट के बाद। जब वो पहले इतनी बजे बजी थी तो आप ये बताइए क्या आप इसमें 3 मिनट नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल हम 3 मिनट जोड़ सकते हैं। तो 8 बज करके कितना हो जाएगा सर, 8:33 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। गलत करके नहीं आओगे ना अब तो। ऐसे तसल्ली से क्वेश्चन को बनाना, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं यार, एक बार जाके देखना आप उसमें। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले बना चुका हूं। ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने परसेंटेज शॉर्ट में पढ़ाया है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ पढ़ा रखा, वो शॉर्ट में जो पढ़ाया है उसमें ये क्वेश्चन है, जो शॉर्ट में पढ़ाया है उसमें सारे क्वेश्चन है ये आपके पास। तो क्वेश्चन क्या है, रमन की आय 12,000 रुपये, वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगा। बिल्कुल देखते हैं हम। सर सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें आप ऐसे जमाओ, सबसे पहले आप कुछ कमाओगे, कमाने के बाद में आपको कुछ उड़ाना है और उड़ाने के बाद में आपको कुछ बचाना है। तो एक बार फिर से सुनिएगा, सबसे पहले आप कुछ कमाओगे, फिर कुछ उड़ाओगे, फिर कुछ बचाओगे। भाई यही तो प्रक्रिया चलती है जिंदगी भर, बाकी चलता ही क्या है, कुछ नहीं चलता है। आप ये मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, आप ये मान लीजिए आपने कितने रुपए कमा लिए, 100 रुपये सर हमने कमा लिए। अब बताओ 100 रुपये में से कितने रुपए उड़ा दिए आपने, सर हमने उड़ा दिए कितने, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। लिखा है क्या कहीं पर कि कितने उड़ाए। वह अपनी आय का 20% बचाता है। अगर मान लीजिए वह 20% की बचत करता है, अगर बचत आपके पास है 20 ही है तो 100 में से 20 वो सॉरी 27, 100 में से अगर हम 27 हटा देंगे तो बाकी तो उड़ा दिए आपने। बाकी उड़ा कितने दिए सर, 73 आपने उड़ा दिए। कितने उड़ा दिए सर, 100 रुपये कमाए, इतने रुपए उड़ा दिए, बचाए तो आपने 27 ही है, बचाए तो आपने 27 ही। अब अगली साल फिर आप में जोश आया और फिर आपने कुछ नया करने की कोशिश करी। क्या किया, उसकी आय में 20%, फिर आपने सोचा कि अब मैं ज़्यादा कमाऊंगा। ज़्यादा कितना कमाऊंगा, 20% ज़्यादा। तो 20% ज़्यादा तो 120 में तो लिखो, केवल ये सोचो कि आपने 20% ज़्यादा कमाया तो प्लस का 20 लिखो, केवल प्लस का 20 लिखो, कि जो ज़्यादा कमाया है ना केवल वो लिखो। अगर आपने ज़्यादा कमाया तो आपने ज़्यादा उड़ाया भी है, 15% ज़्यादा उड़ा दिया। तो आपको ये जो 73 है इसका 15% निकालना है। 73 का कितना निकालना, केवल 15% निकालना है। तो 73 का 15% कैसे निकालोगे सर, 73 का 15% निकालना बहुत ईजी है। कैसे दिए, सबसे पहले आप इसका 10% निकाल लो। 10% हम जानते हैं इतना होता है भाई, किसी का भी 10% निकालना बहुत ईजी होता है।
ठीक है सर। अब हम एक काम करते हैं सर, अब इसका 5% और निकालना है, तो 5% कैसे निकालेंगे, 50% निकालो और एक अंक इधर खिसका दो दशमलव को, तो इसका 50% कितना होता है, इसका आधा। आप बताओ, इसका आधा 36.5 होता है, इसका आधा कितना होता है आपके पास, 36.5 होता है। लेकिन सर ये 5% इसलिए दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। भाई आप ये बताओ, ये आपको 5% निकालना है, और 5% और 50% का अर्थ क्या होता है, 50% ऐसे आता है, यानी अगर सर किसी का आप 50% निकाल लेते हो तो फिर एक जीरो का भाग इसमें देना पड़ेगा, एक दशमलव हम इधर खिसकाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास है कितना सर, ये हो जाएगा 3 दशमलव, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 65 हो जाएगा, 3 दशमलव कितना हो जाएगा आपके पास है 65 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो गया आपके पास है कितना 10.95, यानी कि सर वह खर्चा कितना करेगा, सर वह खर्चा करेगा 10.95 का। ठीक है, पहले वह इतना बचा रहा था 27, उसकी बचत में क्या होगा सर, अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम ये घटाते हैं, इसमें से अगर ये घटाएंगे तो अब भी ये क्या कर रहा है, अभी भी बचत ही होगी, इसकी बचत में वृद्धि होगी। कितनी बचत में वृद्धि होगी, इसमें से अगर हम इसे घटाते हैं तो प्लस का आएगा, अगर ये माइनस का आता तो बचत में कमी हो रही है, प्लस का आ रहा है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि अभी भी ये वृद्धि ही करेगा। कैसे, 100 में से ये घटाओगे तो सर पॉइंट आपके पास 0.5 है, ठीक है मैंने कहा, और फिर सर ये हमारे पास 19 में से 10 जाएगा तो 9, यानी कि सर इतना यूनिट की अभी भी ये बचत में वृद्धि कर रहा है। बचत में क्या कर रहा है, वृद्धि। क्वेश्चन ये चाहता है इसी का मान बता दो आप, तो इसी का क्या बता दो मान, अगर इसी का मान आपको निकालना है तो फिर जमाओ क्वेश्चन को। 12,000 क्या है आय, 12,000 क्या है इसकी आय, तो आप बताओ दी गई राशि बट्टे में यूनिट, आय कितनी मानी है आपने 100, यानी 100 यूनिट का मान इतना है, तो आपको कितना यूनिट का मान निकालना है सर, हमको सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट का मान निकालना है। आप पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे नीचे, 2 जीरो। आप एक काम करिएगा, कितनी जीरो काट दोगे सर, ये आपके पास 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दी, 5 से काट दीजिए, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 5 से आप इसे काटो, 5 से एक बार कट जाएगा आपके पास, ठीक है, फिर कितना बच जाएगा 4 जीरो, 5 से 8 बार कट जाएगा और 5 से एक बार कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 6 बार कट जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, बाकी किसी में नहीं है, यानी इंक्रीज का मतलब है कि वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारा आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर आप चाहते हो लगातार करना, तो मैंने कहा ना परसेंटेज लिखो और पीछे उपकार क्लासेस जयपुर बोल दो, ये सारे क्वेश्चन 3-3 टाइप के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवाई है वहां पर, आइएगा। और एक और क्वेश्चन ये लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, और वही क्वेश्चन घूम फिर करके फिर से आ गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंटों ने मुझसे क्रैश कोर्स पढ़ा है, अगर आप नए हो तो आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आप भी वहां जाइए प्लेलिस्ट में पढ़िएगा और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए आगे जाके। चलिएगा, एबीसी एक काम को सर इतने दिनों में कर सकते हैं, एक साथ करते हुए उसी काम का 3 गुना काम कितने समय में करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके पास, एलसीएम मेथड से बना लेंगे। यानी सर ए इसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 2 दिन में करता है, सी उसी काम को 6 दिन में करता है। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं, इसका भाग 2 बार, इसका भाग 3 बार, इसका भाग 1 बार। एक दिन में ये कितना काम करते हैं 6, और इनके पास काम कितना 6, लेकिन वो ये कह रहे हैं 6 काम नहीं करना, इससे 3 गुना काम करना है। तो इससे 3 गुना काम करना है, तो इन पे कितना काम करवाओगे आप 18। तो समय बताओ सर, 18 काम आपको इस एफिशिएंसी से करवाना है, तो समय कितना लगेगा आपके पास है 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे आपके पास है 3 दिन लगेंगे। आइएगा, ये आपके पास है किसका क्वेश्चन है, ये आपके पास है ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, और ये भी मैंने आपको सरल करवा दिया। यानी ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, मैंने कहा ना अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से जानना है तो जो भी चैप्टर है ना उस चैप्टर का नाम बोलना और पीछे उपकार क्लासेस जयपुर बोल देना, अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आए तो बहुत अच्छे से मैंने आपको वहां समझा रखे हैं। देखिए ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, हमेशा ऊंचाई दूरी मैंने शॉर्ट में पढ़ाई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसके माध्यम से सीखिएगा। ऊंचाई और दूरी के हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, ऊंचाई और दूरी के हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर 3 तरीके के थीटा बनते हैं। उन क्वेश्चनों के अंदर कितने तरीके के थीटा बनते हैं, 3 तरीके के। एक 30 डिग्री का बनता है, एक 45 डिग्री का बनता है, और एक आपके पास है 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। इन सब के लिए आप कुछ रेशियो याद रखिए, लंब, आधार और कर्ण, इन सब के लिए कुछ रेशियो आप याद रखिएगा। कैसे रट्टा मारोगे सर, इसका होता है आपके पास है 132, ये कितना होता है आपके पास है 132 होता है, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। और इसका मान कितना होता है सर, इसका मान होता है आपके पास है 112,
इसका मान कितना होता है आपके पास 112। इसका मान कितना होता है सर, इसका मान होता है आपके पास 312। इसका मान कितना होता है आपके पास 312। आप भी जानते हो अच्छी तरीके से कि जब हम इनके वैल्यूज निकालते हैं तो 3 किसी का भी मान नहीं होता, किसी भी थीटा का, किसी भी थीटा का 3 मान नहीं होता, √3 जरूर होता है। तो ये कुछ फिक्स लाइनें हैं, वो तो रटनी है। इन लाइनों को रटा कैसे जाता है सर, ये है आपके पास 132, 112 और ये कितना आपके पास है 312 है, ऐसे आप रटिएगा। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री के लिए लंब की यूनिट है, ये इनकी यूनिट है, ध्यान रखिए। यानी कि 30 डिग्री के लिए ये लंब की यूनिट फिक्स है, ये आधार की यूनिट है और ये कर्ण की यूनिट है, इस बात को ध्यान रखिए। अब हम इनका यूज कैसे करते हैं सर, इनका यूज करने के लिए हमने एक परमानेंट फॉर्मूला बना रखा है, पूरी मैथ में लगता है वो। कौन सा है सर, हम ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाते हैं कि सबसे पहले हम राशि लिखते हैं, दी गई राशि, सर ऊपर जो लिखेंगे उसी का नीचे हम यूनिट बनाते हैं और जिसका हमको मान निकालना होता है सर उसकी यूनिट से हम गुणा करते हैं। इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, राशि और नीचे यूनिट। अगर ऊपर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आधार लिख दिया, तो आधार बटे आधार की यूनिट, और आपको कर्ण निकालना तो कर्ण की यूनिट से गुणा कर दो। ऊपर जो लिखोगे ना वही नीचे लिखना है, सिंपल सी बात यह है, लेकिन नीचे आपको यूनिट के रूप में लिखना है। जैसे आप ये कहोगे सर ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, एक क्वेश्चन काफी है समझाने के लिए। आप इस क्वेश्चन से समझो, देखो, एक सीधी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। आप ये कह सकते हो एक तरीके से, ये आपके पास है दीवार है और सीडी हमेशा तिरछी होती है। ये क्या है आपके पास सर, ये आपके पास में है सीडी। ये क्या है आपके पास सर, ये सीडी है। ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास सीडी है। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है सर, ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखो मैं एक ही क्वेश्चन से समझा दूंगा, घबराओ मत आप। ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीडी का निचला हिस्सा दीवार से, निचला हिस्सा कौन सा वाला, ये वाला दीवार से, यानी आप ये कह सकते हो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है आपके पास है 5 मीटर है। कितनी है 5 मीटर है। तो आपसे पूछा सिड्डी की लंबाई कितनी है, सिड्डी की लंबाई कौन सी है सर, ये हमारे पास सिड्डी है, इसकी लंबाई, यानी कि सर हमसे इसका मान पूछा है। और इसका क्या नाम है सर, इसका नाम कर्ण है। इसका क्या नाम है आधार। इसका क्या नाम है आपके पास है लंब। अब मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले तो आपको 60 डिग्री का कौन काम करेगा, तो 60 डिग्री के लिए आप यूनिट यहाँ की काम में लोगे, ये वाली यूनिट आपको काम में लेनी है, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज करो। सर सबसे पहले आप क्वेश्चन में राशि ढूंढो। राशि कितनी आपके पास है सर, राशि हमारे पास है 5 है, और 5 का क्या नाम है आधार है। तो सर ये हो गया आधार। अगर ऊपर आपने आधार लिखा तो नीचे आधार की यूनिट आएगी। अब आप ये कहोगे सर 60 डिग्री का जो आधार होता है उसकी यूनिट क्या होती है सर, 60 डिग्री का जो आधार होता है उसकी यूनिट एक फिक्स होती है। एक क्या होती है, फिक्स होती है। और सर जिसका मान निकालना है उससे आप गुणा करोगे, जिसका मान निकालना है उससे क्या करोगे, गुणा करोगे। आपको किसका मान निकालना है सर, हमको निकालना है सिड्डी यानी कर्ण का मान निकालना है। 60 डिग्री के लिए कर्ण कितना है सर, 60 डिग्री के लिए कर्ण आपके पास ये रहा, यानी आपको 2 से गुणा करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 10 मीटर आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बार फिर से हम एक और क्वेश्चन समझते हैं उसी तरीके का। अगर कोई समस्या आपको रही होगी तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि वो समस्या आपकी दूर हो सके इस क्वेश्चन की मदद से। आइएगा क्या क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बार 30 डिग्री की हम बात करेंगे। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये मीनार है, इसके आधार से कितने मीटर दूर आपके पास है 20 मीटर दूर। 20 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि आप ये कह सकते हो ये वाला जो कोण है ये कितना आपके पास है 30 डिग्री। आपसे मीनार की ऊंचाई, भाई ये आपके पास है मीनार है, ये क्या है आपके पास मीनार है। भाई मीनार सीधी होती है, केवल तिरछी या तो सिड्डी होती है या एक पतंग उड़ती है उसकी डोरी होती है, दो ही चीजें आपके पास है तिरछी होती है, बाकी मीनार दीवार सब कुछ सीधी होती है। तो सर हमसे इसका मान पूछा है, हमसे इसका क्या पूछा है मान। तो आपका काम क्या है सर, आपका काम ये है सबसे पहले आप 30 डिग्री की यूनिट लिखो। किस फॉर्मेट में, लंब में और आधार में। कर्ण की तो आवश्यकता है ही नहीं है, इसमें छोड़ दो। तो सर इसके लिए क्या याद किया सर, इसके लिए हमने याद किया है 13। और तो 13 आपने याद किया तो ये अंडर रूट यहाँ लगा दो। और अगर आप और भी याद करोगे तो आप ये कह सकते हो सर हमने 132 याद किया था। कितना याद किया था 132। अब दी गई राशि, दी गई क्या है सर, आधार दिया है,
आधार कितना आपके पास है 20 है। ये 30 डिग्री का आधार है तो 30 डिग्री का आधार की यूनिट कितनी आपके पास है √3 है। गुणा किससे करना है, जिसका मान निकालना है उससे। ये लंब आधार ये तो करना है ना सर, आपको क्या निकालना है लंब, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसका मान हमको निकालना है। हमको क्या दिया है सर, इसका मान हमको दिया है, इसका मान हमको दिया है, इसका मान हमको निकालना है। तो निकालना है 1 से गुणा करो। अब √3 का भाग देने का तरीका यह है कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, लेकिन गुणा जब करोगे जब जरूरत है। इसने तो ये कहा है कि जो √3 है ना उसका मान 2 रखो आप। तो अगर हम इसका मान 2 रख देते हैं तो 20/2 और गुणा कितना आपके पास है 1 है, तो आंसर तो 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 10। खुद ने कहा है कि आप एक 3.14 नहीं रखोगे बल्कि √3 का मान 2 रखोगे। आप कितना रखोगे 2। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। आइएगा अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बेलन का। क्वेश्चन क्या है आपके पास, सर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या इतनी ऊंचाई इतनी। मैं आपसे ये कहूंगा आप बेलन के बारे में सब कुछ याद करके जाओ, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है, आपका जो एग्जाम है ना, उसमें सीधे फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसमें टाइप नहीं किया क्योंकि उसको टाइप हम नहीं कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको फिलहाल आप बेलन को समझ लीजिए। एक बेलन का आयतन दे रखा था और उससे गोले की त्रिज्या पूछी थी, वैसे क्वेश्चन वो भी इजी था आपके पास। यानी कि सर हम किसके बारे में जानेंगे, सर हम जानेंगे बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, बेलन के बारे में या सिलेंडर के बारे में। क्या है आपके पास सर, सबसे पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं। ये हमारे पास है क्या है सर, ये हमारे पास है एक बेलन है। और भी अच्छा आप इसको बनाना चाहोगे, ठीक है, रोटी बनाना चाहोगे इससे। सर ये हमारे पास है क्या है सर, ये हमारे पास है एक बेलन है, ये इसकी त्रिज्या है। ये क्या है सर, ये हम कह सकते हैं इसकी त्रिज्या है, ये इसकी हाइट है। ये क्या है आपके पास है, इसकी हाइट है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास एक बेलन है। अब बेलन का आपसे क्या क्या पूछेगा सर, बेलन का जो आपसे पूछेगा ना, वो पहला पॉइंट तो आपसे सबसे फर्स्ट तो यही आता है कि आप डायरेक्ट आयतन बताइएगा। आयतन बताइएगा यानी कि इसका वॉल्यूम बताइएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा सर, इसका वॉल्यूम होता है आपके पास है पाई, इसका वॉल्यूम होता है आपके पास है πr²h। हमेशा ध्यान रखिए आयतन का मतलब होता है 3 भुजाओं का गुणनफल। आयतन का मतलब होता है 3 भुजाओं का गुणनफल। अगर आपको बेलन के बारे में पढ़ना है तो सिलेंडर लिखना, पीछे उपकार क्लासेस जयपुर लिख देना, आ जाएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो आयतन क्या होता है सर, πr² होता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट होता है आपके पास है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्या होता है आपके पास है, क्षेत्रफल होता है। इसको हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसे हम कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, ये होता है आपके पास है भार का। जैसे ये आप बेलन मान के चलो तो इसे हम कर्व कहते हैं, इसे हम वक्र कहते हैं। इसका एरिया क्या होता है सर, इसका एरिया होता है आपके पास है परिधि इंटू ऊंचाई। परिधि क्या होती है आपके पास है 2πr और ये h। ध्यान रखना जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें 2 भुजा काउंट होती है, और जब हम आयतन की बात करते हैं तो उसमें 3 भुजा काउंट होती है। जैसे आयतन में 3 भुजा कहाँ पर है, देखो 2 भुजा इसके अंदर है, एक ये रही। इसमें हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, इसमें सिर्फ 2 भुजा आई। 2 भुजा कैसे आ गई सर, एक तो आ गया राउंड, राउंड को हम क्या कहते हैं परिधि, और एक आ गई ऊंचाई। तो सर ये परिधि और ये ऊंचाई, इसमें सिर्फ 2 ही भुजा है। एक तीसरा पॉइंट और आपको इसमें याद रखना होता है, और वो होता है सर हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है आपके पास सर, वो होता है आपके पास है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है आपके पास है कुल पृष्ठीय, और क्या होता है आपके पास है क्षेत्रफल होता है, यानी सर टोटल सरफेस एरिया। और ये क्या होता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा और जोड़ दोगे, और आपको नहीं लग रहा कि ऊपर का नीचे का हिस्सा एक वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, एक हिस्से का अगर हम एरिया निकालें ना तो वो होता है πr²। तो πr² नीचे का, πr² ऊपर का। तो सर हम ये कह सकते हैं ये जो 2πrh है ना, इसमें आप 2 और ये πr² जोड़ दीजिएगा। अब कुछ कॉमन ले सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो और भी अच्छी बात है। सर 2πr आपने कॉमन ले लिया तो h+r क्या हो गया आपके पास, h+r हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बस ये 3 पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है, सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन इनके आते हैं।
अगर हम इसकी बात करें सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, आप ये बताइए सबसे पहले तो मुझे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सर टोटल सरफेस एरिया होता है देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर आप लास्ट वाला याद रखो ना, वक्र पृष्ठ का क्या, ये वाला 2πr। सर ये होता है आपके पास है 2πr, और ये हो जाएगा r+h, या फिर h+r, ऐसे याद रखो, अच्छा याद होता है। और ये h+r है, यानी 2πr h+r। देखो पाई का मान आपको रखना नहीं है, ऑप्शन में है आपके पास है, तो ये 2 पाई की जगह पाई। r का मान देखो कितना है सर, r का मान हमारे पास कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 रख दिया, गुणा का निशान। 7 और 12, तो दोनों संख्या जुड़ेंगी, 7 और 12 कितना होता है आपके पास सर, हमारे पास 19 होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14π। 14π को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 19 से, तो देखिएगा 19 चौको 76, यानी सर पाई पीछे आएगा 6। किस ऑप्शन में सर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 लास्ट में, यानी पूरा गुणा करने की भी हमको आवश्यकता नहीं पड़ी, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो बैलेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके नहीं आओगे। क्लियर है आपके पास। चलिएगा आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से ले लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, ये क्वेश्चन है आपके पास है ट्रेन से रिलेटेड। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा, आप एक तो यूनिट समान करोगे, ऐसे क्वेश्चनों में यूनिट समान करना जरूरी है। यूनिट कैसे समान करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करते करते ही आप यूनिट समान कर लो। आप एक फॉर्मूला लगा दो, क्या सर, दूरी बराबर होता है आपके पास है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है आपके पास है सर, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई ये रही, ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता, हम ट्रेन की लंबाई टी मान लेते हैं, यानी सर ट्रेन की लंबाई ये रही टी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास है इतनी है। और ये पूरा किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, पूरा किस में चल रहा है, मीटर में। तो दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है आपके पास है, 90। लेकिन ध्यान रखिए मीटर के साथ में मीटर प्रति सेकंड चलता है, मीटर के साथ में क्या चलता है, मीटर प्रति सेकंड चलता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो सर दूरी बराबर चाल, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे आप, और गुणा किससे करोगे, समय कितना आपके पास है, 20 सेकंड है। ध्यान रखिए अगर आप भूल जाते हो ना कि सर 5/18, 18/5 हम भूल गए, तो तरीका ये होता है, अगर आपको छोटे मात्रक में जाना है, जैसे कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, ये बड़ा मात्रक है, तो इसके लिए तो आप गुणा करोगे 18/5 से। और अगर मान लीजिए आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है, किस में जाना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसके लिए गुणा करोगे आप 5/18 से। यानी बड़े मात्रक में जाना है, बड़ी संख्या पहले बोलोगे, छोटे मात्रक में जाना है तो छोटी संख्या पहले बोलोगे। ये तरीका होता है, ये क्या होता है, तरीका इनमें जाने का। यूनिट कैसे समान की जाती है, यूनिट ऐसे समान की जाती है सर कि यूनिट यहाँ से चलती है, ये आपके पास है दूरी है, ये आपके पास है समय है, और ये आपके पास है क्या है, चाल है। भाई इस चैप्टर की यही औकात है, इससे बड़ी तो है भी नहीं है। अगर सर दूरी मीटर में दे रखी है ना, तो मीटर के साथ जो समय चलता है वो सेकंड में चलता है, ये परमानेंटली फिक्स होता है। और चाल किस में चलेगी सर, चाल चलेगी मीटर प्रति सेकंड में, चाल किस में चलेगी, मीटर प्रति सेकंड में। अगर दूरी किलोमीटर में है तो सर इसके साथ समय घंटे में चलता है, और चाल का क्या नाम बनेगा सर, चाल का नाम बनेगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये यहाँ से डिसाइड होती है दूरी से, कि दूरी किस में है। सर दूरी मीटर में थी, तो मीटर में थी तो समय को सेकंड में लेना था, जो कि है, चाल को मीटर प्रति सेकंड में लेना है, जो कि आपने अब बदला है, क्योंकि यूनिट समान होगी तो ही फॉर्मूला काम करता है, अन्यथा काम करता ही नहीं है। यूनिट कहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है यूनिट। आप करना कुछ नहीं, काटा पीटी कर दो आप। 18 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार कटेगा। तो सर ये t + 300 और बराबर का निशान, ये कितना हो जाएगा, 25, यानी 500। तो हम ये कह सकते हैं, ये इधर आते ही माइनस का, तो t का मान कितना आ जाएगा आपके पास है, 200 मीटर। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 हम फिर से बनाते हैं इसी तरीके का। 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। पहले तो ये बताओ, मीटर के साथ तो सेकंड चलता है, तो यहाँ तक तो यूनिट समान है। भाई मीटर के साथ सेकंड चलता है, यहाँ तक समान है, मतलब लास्ट में जब आंसर आएगा तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देना। तो सर हम ये कह सकते हैं कि चाल, स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कैसे निकालोगे सर, दूरी ये तो ट्रेन की लंबाई है, इससे 3 गुना ज्यादा, इससे 3 गुना ज्यादा लंबा कौन है, प्लेटफॉर्म। तो 29 तिया कितना होता है, 29 तिया कितना होता है आपके पास, 87। 29 तिया कितना होता है, 87, यानी सर इतना प्लेटफॉर्म है,
और बटे समय, समय कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 29 सेकंड है। कितना आपके पास है, 29 सेकंड है। तो ये जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में, ये किस में, मीटर प्रति सेकंड। पहले आप इनको जोड़ लीजिएगा सर, 70 और 90 160, 70 90 कितना हो जाएगा आपके पास है 160, हासिल की 1 लग जाएगी। और ये कितना हो गया आपके पास 1160 बटे कितना आपके पास है 29 है। सर ये आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में है। आपको किस में चाहिए, किलोमीटर में। गुणा किससे करोगे आप, 18/5 से। आप ये बताओ क्या ये 29 से 4 बार नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। तो फिर ये 5 से 8 बार नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 18 8 कितना होता है आपके पास 144 और किलोमीटर पर आवर में आपका हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ। आइएगा, ऐसा क्वेश्चन काफी स्टूडेंटों को ऐसे क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है बनाने में। क्वेश्चन क्या है, 15 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट कितना है। सबसे पहले आप ये देखिए, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है आपके पास है, लाभ होता है। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है आपके पास है, लाभ होता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चनों में ये जो लाभ आनी है ना, या तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होगी या क्रय मूल्य के बराबर होगी। तो ये जिसके भी बराबर हो ना, उस वस्तु का वही मूल्य 1 रुपया मान लेना। जैसे इसने विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानो। यहाँ क्रय मूल्य होता है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानते, बस इतना सा फर्क होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर 15 वस्तु है, पहले तो हम ये लिखेंगे माना प्रत्येक वस्तु का, माना प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना आपके पास है, 1 रुपया है। तो 15 वस्तुएं बेचकर, तो आप ये कह सकते हो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ से। सर अगर हम बात करें यहाँ से, कुल आपके पास विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास 15 हो गया, यानी कि 15 वस्तु बेची तो 15 रुपए में बेची, और 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपने लाभ कमा लिया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 3 का हो गया। तो क्या मुझे आप बताओ यहाँ से सीपी निकाल सकते हो। सर जब आपने 15 वस्तुएं बेची है तो 3 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो 12 रुपये सीपी है आपके पास, 12 रुपये क्या है आपके पास, सीपी है। क्वेश्चन ये चाहता है कि इस परसेंटेज को, इस लाभ को परसेंटेज में बताओ, प्रॉफिट को किस में बताओ, परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे आएगा आपके पास है, सर ये आएगा प्रॉफिट और बट्टे में क्रय मूल्य, और गुणा किससे करना होता है, हमको 100 से करना होता है। कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो बताओ कितना आएगा आपके पास, 25%। किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। एक आपके पास है चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने ऐसा टाइप कर दिया है, आप घबराइएगा मत। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो बच गए हैं ना, आज रात में यही काम करूंगा, सुबह आपको क्लास मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सभी क्वेश्चनों के, जो पहली दूसरी शिफ्ट में, उन स्टूडेंटों को थोड़ा सा घाटा हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले स्टूडेंटों को फायदा मिलेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, क्योंकि देखो इनको यार सेट करने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चनों को टाइप वगैरह करने में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और वह 4200 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। सर 2 है, एक तो है लूजर और एक है विनर। तो क्वेश्चन ने कहा कि विजेता को 80% वोट मिले, इसको अगर 80% वोट मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे। बताओ मुझे हार जीत कितने की है, तो आप ये कहोगे 60% की। और बे कह रहा है इतने वोटों से जीत हासिल करी, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 60% का मान कितना हमारे पास है, 4200 है। तो आपको बताना है तो मतों की कुल संख्या कितनी है, पूरा 100% का आपको मान बताना है। 10 से 10 परसेंटेज से परसेंटेज, 10 से 10 परसेंटेज से परसेंटेज, 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 7, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 7000 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में। आइएगा हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अरे ये लास्ट ही क्वेश्चन था क्या, चलिएगा कोई बात नहीं है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा, और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके, और सबसे पहले आपकी सफलता के रास्ते वह नोटिफिकेशन खोल सके। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाकी के जो बच्चे को अच्छे क्वेश्चन बच गए हैं उनको कंप्लीट मैथ के लिए आप इसमें एक प्लेलिस्ट है, उसको जा करके आप उसमें पढ़ सकते हो। आप मुझसे अगर बिल्कुल आराम से पूरी मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैंने अभी 1 अगस्त से रेलवे मैथ स्पेशल 4.0 बैच स्टार्ट किया है। रोजाना की उसमें हम क्लास अपलोड करते हैं, पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं उसमें अपलोड करता हूँ। अगर आप ये कहोगे कि सर आप रिकॉर्डेड बैच क्यों बेचते हो, लाइव क्यों बेचते हो, क्यों नहीं भी देते हो, तो मैं आपको ये कहूँगा, पहली बात तो मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मेरे पास लाइव के लिए टाइम है भी नहीं है। अगर जॉब नहीं भी करता तो भी मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि आप रिकॉर्डेड बैच ही खरीदें। क्यों खरीदें, क्योंकि आप लाइव बैच मान लो किसी टीचर के पास लाइव पढ़ रहे हो, तो आपकी ईमानदारी से आप बताना आपके कितने क्वेश्चनों का वो डाउट दूर करता है।
यानी एक टीचर के पास अगर 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आपके डाउट तो कोई मतलब नहीं है कि वो पढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो लाइव पढ़ाता है टीचर, तो उसके माइंड में क्या बात होती है कि मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूँ, किसी को समझ में आया नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन अगर कोई टीचर रिकॉर्डेड पढ़ा रहा है, जैसे मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी है, तो मैं हर चीज को बारीकी से समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट के पास पूछने का ऑप्शन नहीं है कि वो कमेंट्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूरा 100% देता हूँ। और कोई टीचर लाइव पढ़ाता है उसमें वो 50% ही देता है। दूसरी बात, जो क्लास लाइव में, जो चैप्टर लाइव में आप 10 घंटे में पढ़ोगे, वो रिकॉर्डेड में आप 4 घंटे में ही पढ़ लोगे। यानी कि लाइव में 60% ज़्यादा टाइम खराब होता है। यानी कि जो मैथ आपकी 300 घंटे की है ना, वो रिकॉर्डेड में 150 घंटे में ही पूरी कर देता हूँ। आप यकीन मानिए, रिकॉर्डेड बैच सबसे बेस्ट है समझने के लिए प्लस टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट।